हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, ये वाला पार्ट है ना। इससे पहला जो वीडियो आया था इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं बहुलक और समीकरण। दो वीडियो के अंदर बहुलक समीकरण, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रा का जो पार्ट है वहां से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक बार आप जरूर देख लेना। जिसका किया हुआ है वो 2x पे देख लेना, है ना। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यक का और बहुलक, है ना। यहां से भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जिनका किया हुआ है, जिनको आता है वो 2x पे रिवाइज कर सकते हैं, है ना। इसकी समरी भी आपको मिल जाएगी, है ना। ये पूरी की पूरी क्लास जो है आपको इसकी अनोटेड पीपीटी कहां पर मिलेगी, जिसके आप फास्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके परीक्षा राज को टेलीग्राम जो चैनल है इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, इसी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे वहां पर मिल जाएगी, या फिर नीचे जाओगे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। अब देखो दूसरी बात एक और बता दूं, इनकी भी जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, जिससे आप फास्ट रिवाइज कर सकते हो विजुअल्स के साथ में ना, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना एक बार। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 ही दिए गए हैं, माध्यक, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों ही, है ना। यही सीखने हमें। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मीनिंग देखेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे कि ये है क्या चीज, है ना। उसके बाद इनको फाइंड कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो मीन की बात करें तो मीन को हम ऐसे समझ सकते हैं, आप सबने मूवी देखी होगी, मूवी देखते ही हैं। मूवी देखने के लिए हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि उस मूवी का रिव्यू करते हैं, कि चेक करते हैं कि उस मूवी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, है ना। कोई भी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, तो जहां पर लेट सपोज किसी मूवी के बारे में हजारों लोगों ने रिव्यू किया है ना, रेटिंग की है, तो क्या हम हर एक व्यूअर का रेट जाके चेक करते हैं? नहीं चेक करते, ना ही वेबसाइट शो करती है। वो क्या शो करती है, एक डेटा शो करती है, वो होता है एवरेज। उन जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने जितनी भी रेटिंग करी है उन सब का सम करती है, और उन सब के अंदर जितने भी व्यूअर्स थे उन सब का भाग दे देती है, उनकी संख्या का। तो ये होता है उस मूवी के बारे में हमारा एक जनरल व्यू। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं कि उस मूवी के बारे में ज्यादातर लोग क्या ओपिनियन रखते हैं, वो होता है एवरेज। लेट सपोज हम ऐसे मान सकते हैं कि ये 3 लोग हैं, इन्होंने किसी मूवी के बारे में रिव्यू किया है, इसने 3 रेटिंग दे दी, इसने 4, इसने 5। तो इस मूवी की रेटिंग क्या बन जाएगी, एवरेज। एवरेज रेटिंग की बात करें तो 3, 4 और 5, 3, 4, 5। तो टोटल कितने लोग थे, 3 लोगों ने रिव्यू किया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एवरेज 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई। जितना भी था हमारे पास हमने उसको इक्वली बराबर बराबर बांट दिया, है ना। इसको हम दूसरे केस से समझ सकते हैं कि कोई क्लास 10 है, कोई स्कूल है, उसमें क्लास 10 है। क्लास 10 की जो प्रिंसिपल है ना, लेट्स सपोज इस स्कूल का जो प्रिंसिपल था उस क्लास 10 की परफॉर्मेंस का रिव्यू करना चाहता है, परफॉर्मेंस का रिव्यू करना चाहता है। तो उस क्लास के अंदर अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं उन सब के अलग अलग मार्क्स हैं। तो वो हर एक बच्चे के मार्क्स को रिव्यू नहीं करेगा, जब वो उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेगा तो वो एक परसेंटेज बताएगा, है ना। लेट सपोज वो 70% हो गया, इसका मतलब परफॉर्मेंस का रिव्यू मतलब उस साल क्लास 10 ने 70% मार्क्स हर एक बच्चे ने अचीव किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करने के बाद, बराबर बराबर बांट देने के बाद। लेट्स सपोज इस बच्चे के 95% आ गए, इसके 99 आए होंगे, है ना, इसके 47 ही रह गए, इसके 70% आ गए, इसके 67 आ गए, इसके 53 आ गए। तो इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज आए होंगे। फिर उसने क्या किया कि इन सब का सम किया, इन सब का सम कर लिया, और जितने भी बच्चे थे, लेट्स सपोज 100 बच्चे थे, तो 100 का भाग देके उसने 70% निकाल लिया। इसका मतलब हर एक बच्चे के पास एवरेज करने के बाद 70% तो आए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक बच्चे के 70 है, एवरेज करने के बाद 70 है भाई, है ना। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो मीन का क्या मतलब है कि मीन में जो भी है हमारे पास, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली मीन हो गया। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। जो भी हमारे पास डाटा सेट है उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू सबसे बीच में, है ना। तो मिडिल मोस्ट कैसे फाइंड करते हैं हम, लेट्स सपोज हमारे पास कोई डाटा है, जैसे 2, 3, 7, 11, 13,
17, 15, 5 इस तरीके से कोई डाटा है, तो हमें इसका एकदम मिडिल की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा ना हमें, या तो हम घटते क्रम में अरेंज कर ले या फिर बढ़ते क्रम में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 नहीं है, 13 है ना, 13, 15 और 17 इस तरीके से है। तो इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए। अब इनमें तो कोई मिडिल बची नहीं है ना। मिडिल मोस्ट के लिए फिर क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। ये हो जाएगा, इनमें टोटल डाटा कितने हो गए? 8 डाटा, इवन नंबर्स में डाटा आ गए। अगर ये 17 नहीं होता, केवल 15 तक होता, तो मिडिल कितनी हो जाती? फिर मिडिल होती 3 इधर छोड़ दिए हमने, 3 इधर छोड़ दिए, ये 7 हो जाती मिडिल मोस्ट वैल्यू। ये हो जाएगी मीडियन। अब ठीक है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इसको अरेंज करना होगा, या तो घटते क्रम में, आरोही क्रम में, या बढ़ते क्रम में। ठीक है, किसी भी तरह के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। माध्यिका मिडिल मोस्ट वैल्यू। बहुलक मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट। बहुल, देखो बहुल दिया गया, बहुल मोस्ट फ्रीक्वेंट। जो भी डाटा सेट है हमारे पास, उसके अंदर जो भी डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, आवृत्ति सबसे ज्यादा है, वही हमारा बहुलक होता है। सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वही बहुलक बन जाएगा। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट बहुल से याद रखोगे, है ना। अब इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, इनको फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो मीनिंग याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी हम क्वेश्चन लेंगे वो सारे के सारे एडवांस लेवल के लेंगे, क्योंकि टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक तो बेसिक सवाल सोल्व करते हैं, दूसरे एडवांस सोल्व करते हैं। अब अगर हम एडवांस सोल्व कर लेंगे तो बेसिक हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एडवांस सवालों के अंदर वो क्या पूछता है हमसे? जब भी एग्जामिनर एडवांस लेवल 2 के क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या पूछता है कि उस टॉपिक के बारे में कैंडिडेट का क्या अंडरस्टैंडिंग, उसने उसको पढ़ के क्या अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। तो वो ये सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग है एक तरीके से, कि हमने मीन पढ़ा, मीन से हमें ये समझ में आया कि जो भी डाटा सेट होता है उसको बराबर बराबर बांट दो, है ना। मीडियन पढ़ा हमने, तो मीडियन से हमें यह समझ में आया कि मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है ना, वही हमारी मीडियन होती है, और यही हमारी कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का यही पार्ट है ना। तो जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट होगी उतना ही हम उस टॉपिक को हैंडल कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है, ये सीखना जरूरी है। इनके बेसिक मीनिंग सीखेंगे, ठीक है, सीख लिए हमने। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं कि फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले है हमारे पास मीन, माध्य। तो माध्य हमने क्या सीखा? डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अब डिस्ट्रीब्यूट इक्वली के लिए हमें क्या होना चाहिए? बराबर बराबर बांट दो। अब भाई डिस्ट्रीब्यूट इक्वली तो बोल दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट इक्वली के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे पास है कितना। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी डाटा सेट है हमारे पास, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, प्रेडिक्शन दिए गए हैं, उन सब का हम सम कर ले तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमारे पास टोटल कितना है। जैसे कि हमने इसमें रिव्यू वाले के अंदर देखा था कि हमने इन तीनों का सम किया, हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल 12 है। अब इस 12 को हमें बराबर बराबर सब में बराबर बराबर बांटना है। लेट्स सपोज हमारे पास 15 रुपए है ना, 15 रुपए है, हमें 3 लोगों में बराबर बराबर बांटने, 3 लोगों में बराबर बराबर बांटने। तो कैसे किया हमने? ये बराबर बराबर बांटना मतलब 15 में 3 का भाग दे दिया, है ना। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भाग दे देंगे। तो हमें पता चला बराबर बराबर बांटने के लिए हमें एक तो योग करना होगा, जो राशियां हैं उनका योग करना होगा। जितनी भी राशियां हैं उनका योग कर लो, और जितनी भी राशियां हैं उनका भाग दे दो, उनकी संख्या का भाग दे दो। जो भी राशियां हैं उनका भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीन। मतलब मीन का फॉर्मूला हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, कितने भी ऑब्जर्वेशन है। अब हमें योग नहीं दिया होता, जब मीन और संख्या दी होती है तो भी हम योग निकाल सकते हैं। कैसे? संख्या, लेट्स सपोज यहाँ पर n संख्या है और मीन का m, तो अगर मीन को अगर हम राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। ये भी हम निकाल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी का एक फॉर्मेट है आगे का। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या बताया गया? पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि दिए गए आंकड़े, ये आंकड़े बताया गया है, इनका माध्य 16 है, तो हमें क्वेश्चन मार्क एक माध्य, ये जो आंकड़ा है ऑब्जर्वेशन है, इसकी वैल्यू बताओ। तो ये हमें लेवल 2 पे लेके चला गया, है ना। पहला क्या आता है? मीन फाइंड करना, मीन फाइंड करना पहला क्वेश्चन आता है, और फिर आगे किसी ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना आता है। तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो लेवल 2 का ही लिया है, एडवांस वाला ही। अब देखो
हमें यहाँ पे 3 तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। पहले इसको बेसिक तरीके से x मानकर कि हमने मान लिया कि ऑब्जर्वेशन x रहा होगा। टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, 1 2 3 4 5। तो राशियों की संख्या को अगर हम मीन से मल्टीप्लाई कर दे तो सम आ जाएगा हमारे पास। तो 16 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 80 आ गया। अब ये जो सम है इन आंकड़ों के सम के बराबर ही तो है, तो इनको योग कर लेंगे। 18 और 22 40, 50 60 और 69, 69 प्लस x ये इसके बराबर है भाई। ये जो 80 है 69 प्लस x के बराबर है, इसको बराबर रख दिया हमने 69 प्लस x। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 80 माइनस 69 कितना हो जाएगा, 11। ये 11 ये हो गया इसका x मान की सॉल्यूशन। दूसरा तरीका समझते हैं। देखो दूसरा तरीका हम समझेंगे कि यहां पर जो भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसमें हम डेविएशन लगा सकते हैं। डेविएशन हमें बताता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उनका डेविएशन मतलब विचलन, एवरेज के रेस्पेक्ट में विचलन का सम हमेशा 0 बनता है ना, सम 0 बनेगा। तो एवरेज मतलब डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करने के बाद ये जितने भी ऑब्जर्वेशन थे बराबर बराबर बन गए, तो 16 16 बन गए। 16 ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और फाइनली ये भी 16। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन है, सबके सब बराबर बराबर होके 16 16 हो गए। लेकिन असल में तो ये 16 16 नहीं थे। ये जो पहला ऑब्जर्वेशन था असल में 18 था, ये ऑब्जर्वेशन कितना था, ये 16 था, ये असल में 22 था, ये कितना था, ये 13 था, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो विचलन निकालेंगे इसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर, ये +2 है। 18 और 16 के बीच का डिफरेंस +2 है। 16 और 16 के बीच का डिफरेंस तो 0 है। 22 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है सर, +6 है। 13 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है सर, -3 है। और ये हमें फाइंड करना है। विचलन का कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि इन सब का सम, यहां से कुछ विचलन आया होगा, इन सब का सम क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, है ना, 0 बनना चाहिए। तो हमें यहां से पता चला कि 8 - 3 ये +5 बन रहा है। तो यहां पर हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए है जो हमें इस विचलन को 0 बनाने में मदद करे। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें -5 करना होगा। -5 करते ही 0 हो जाएगा ना। तो हमें यहां पर एक वैल्यू ऐसी चाहिए होगी जिनका 16 और इस संख्या के बीच का डिफरेंस -5 आ जाए। तो वो क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 11 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है ना, -5। तो वो संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तीसरा हम क्या सोच सकते हैं, देखो यहां से हमने क्या किया था, इसको x मान लो, है ना, x -16 का वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -5 आनी चाहिए। तो यहां से हम करेंगे तो 16 - 5 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया हमने। अच्छे से समझना, जब हमारे पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी उस टाइम डेविएशन वाला मेथड इफेक्टिव होगा। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, ये जो संख्याएं हैं बहुत छोटी छोटी है, तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर कर भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन ऐसे हो जाते, ये मान लो 69 हो जाता, ये मानो ऐसे होता 1693 हो जाता, ये 2273 हो जाता, और ये 1344 हो जाता, है ना, और ये हो जाता हमारे पास 1617। इस तरीके से हो जाता, तब हम डेविएशन की मदद से इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत फास्ट। ठीक है, डेविएशन हमने सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है, इस बार भी हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्सी फाइंड करनी है। मीन हमें दिया गया है लेवल 2। ठीक है, देखो तो इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले ये जो टेबल दिया गया है इसका मतलब क्या है कि ये तो हमें ऑब्जर्वेशन दिया गया xi, और ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि वो ऑब्जर्वेशन उस डेटा सेट के अंदर कितनी बार आवर्त हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई डेटा सेट हम ऐसा लिखा कि ये 48 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको 48 टाइम्स, ये 55 55 55 कितनी बार आएगा, 48 टाइम्स तक 55 बार आ जाएगा, 48 बार आ जाएगा। ऐसे ही 60x बार आया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 31 टाइम्स आया है, तो 31 बार आया है 70, ये कितनी बार आया है, 31 बार ये। और ऐसे ही 95 जो है वो कितना है, 23 बार आया है। कितनी बार आया है, 23 बार। तो ये मतलब है इनका f जो है वो इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको रिप्रेजेंट करता है, उस डेटा सेट में वो कितनी बार आ रहा है। अब ध्यान से समझो कि हम fx निकालते हैं। fx क्यों निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखो 3 + 3 + 3, 3 को हमने 3 बार ऐड किया
तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जिसको भी हमने, जो भी संख्या है वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर भी ये दोनों बराबर बन जाते हैं। 3 + 3 + 3 9, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर भी 9 बनता है ना। मतलब अगर सेम संख्या को हम बार बार ऐड कर रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो यहां पर 55 48 बार रिपीट हो रहा है, 55 को 48 टाइम ऐड करना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 55 को हम 48 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें देखो फॉर्मूले में क्या दिया गया, राशियों का योग। राशि तो ये है ना 55 60 70 75। अब ये आ कितनी बार रही है, ये 48 बार आ रही है, ये x बार आ रही है, 31 बार आ रही है, 23 बार आ रही है। तो मतलब 55 को हमें 55 + 55 + 55 + 55 + 55 ऐसे 48 बार ऐड करना होगा, तब राशियों का योग आएगा ना इसका। ऐसे ही 60 का x बार आएगा, 70 का 31 बार। तो इसको क्या कर दिया, fx। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। अब हमें टेबल का मतलब समझ में आ गया भाई, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका मतलब समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, एक fx निकालना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 55 × 48 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो। इसको हम 2 × 24 कर सकते हैं। 48 को हमने 2 × 24 कर दिया। यहां से हम देखें तो ये 110 हो गया, ये बन गया 24। अब किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान काम है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है ए बी, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये a और b, और बीच की जो संख्या आएगी वो क्या बन जाएगी, a + b बन जाएगी इन दोनों के बीच में। अब अगर a + b 10, मतलब 10 से छोटा आया है तब तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा। अगर 10 से बड़ा आ गया तो जो कैरी होगी, यूनिट डिजिट यहां रख लेंगे, कैरी इस नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाएगी। हम समझ सकते हैं 63 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 और दोनों के बीच में इनका सम आ जाएगा, है ना। लेट सपोज यहां पर 64 होता, 64 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 और ये 4 दोनों का बीच में क्या आ जाएगा, सम 10। लेकिन 10 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, एक 0 आएगा जो 1 है, यूनिट डिजिट तो यहां, और कैरी जो है आगे वाले डिजिट में ऐड हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा 704। ये इसका मल्टीप्लीकेशन। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक याद रखोगे, है ना। अब ये किसी भी नंबर 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो, 3 डिजिट का हो, 4 का हो, 5 का हो, सब पे एप्लीकेबल है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 2 6 4 और 0, 2 6 4 0। 55 को 48 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2 6 4 0, प्लस ये 60x बनेगा। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 0 7 और 7 3 21। 95 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 95 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। 23 का टेबल याद है तो डायरेक्ट कर लो, 23 पंजो 115, कैरी 11, 23 नहीं में 207 208 218, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते, 23 का टेबल याद नहीं है तो 95 को 100 - 5 लिख सकते हैं, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब तो कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई किया 2300, 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दो इसमें से, 23 पंजो 115 घटाना इसमें से, तो यहां से 100 से 15 गया 85, ये 2200 रहा है, एक गया तो ये 2185, ये आ जाएगा 2185। इन सब का सम कितना बन गया, ये 5 12 और 7 19, कैरी 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। सबका सम आ जाएगा सर 6995, प्लस और एक ये भी तो रह गया ना 60x, 60x। ये बराबर, देखो बराबर किसके हैं। अब हमें टोटल ऑब्जर्वेशंस भी तो फाइंड करने ना। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये 48 बार आया, ये x बार आया, 31 बार आया है, ये 23 बार। तो इन सब का सम कर देंगे, सबका सम करेंगे तो ये 70 और 20 90 100, और ये 2 रह गया 102 प्लस x, है ना। अब इसको अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये भी सम बन जाएगा, है ना। तो ये बराबर होने चाहिए दोनों। 102 प्लस x को जब हम 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सम बराबर हो गए। अब 102 से मल्टीप्लाई करना, 100 प्लस 2 मान लो 6100, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 122, प्लस कितना, ये देखो कितना बनेगा 61x। तो इसको 2 2 2 और 6 प्लस 61x, ये किसके बराबर है, इस वाले पार्ट के बराबर है। तो ये वाला पार्ट तो इसमें से घट जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें से घट जाएगा, तो 60 और 61 के बीच का डिफरेंस x हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो ये 3, ये 7 और ये 7, 773 ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ये कैलकुलेटिव था, है ना। कैलकुलेशन को एग्जाम में कैसे हैंडल करना है उसके लिए ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। पिछले वाला आसान डाटा पे था, ये कैलकुलेटिव डाटा पे आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये है
ये क्या आ गया इंटरवल वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। समझते हैं, देखो क्या क्या दिया गया हमें 0 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट में समझते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। 0 से 10 तक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 है क्या, 60 से 70, 60 से 70 नहीं है, 50 से 60 तक ही है, ठीक है। ये तो हो गया अक्स। अब इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 12, 18, 27, अक्स 17, 6, 12, 18, 27, अक्स 17 और ये 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे इनका। सबसे पहले ये जो हमारे पास अक्स है, इंटरवल है, इसका मीन निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, 10 प्लस ये 0 है, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिवाइड सम करके डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये 10 इससे ज्यादा है तो ये भी 10 ज्यादा आएगा इससे, है ना। तो एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट इसमें 10 ऐड कर दिया, ये भी इससे 10 ज्यादा आएगा तो ये 25 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ये आ जाएगा अक्साई मान लिया इसको ना। अब क्या करेंगे कि हम हमारी मर्जी से एक एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, हमारी मर्जी से, उसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य, है ना, उसको एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो हम इसमें से कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर अक्स की वैल्यू दी होती ना, तो हम हमारी मर्जी से कुछ भी मान के मीन निकाल सकते थे, लेकिन हमें मीन दिया गया है, यहाँ पे हमें अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहां पर अक्स दिया गया है ना, उसको ही हम कल्पित माध्य मान लेंगे, ये वाले पार्ट को हम कल्पित माध्य मान लेंगे, हमारा एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बच जाएगी हमारी, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। अगर 25 को मानेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या मान लेंगे, जहां पर एक्स वाली जो वैल्यू है उसी को हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे। एज्यूम्ड मीन माने हमने 35 AI मान लिया, ठीक है, 35 मान लिया। अब क्या करेंगे, XI माइनस AI करेंगे, XI माइनस AI करेंगे, तो 5 माइनस 35 कितना रहेगा, -30 रह जाएगा। यहां से फिर ये 10 ज्यादा है तो 10 कम हो जाएगा, ये -10, ये 0, ये +10 और ये +20 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें जो इंटरवल है उसका भाग दे देंगे, ये 10 का अंतर है सबके अंदर, तो इसमें XI माइनस AI के अंदर H का भाग दे दिया हमने, इंटरवल का भाग दे दिया, तो ये -3, 10 का भाग दिया, -3, -2, यहाँ पे -1, ये 0 और ये +1 और ये +2। अब इन दोनों जो स्टेप्स हैं इनको हम एक साथ में भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। हमने क्या मानना कि इस एज्यूम्ड मीन मान लिया, उसमें से घटाया, डायरेक्ट इंटरवल का भाग देके ये स्टेप लिख दी, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ठीक है, एग्जाम के अंदर एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो पार्ट आया है इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। XI माइनस AI बट्टा H को हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, इसको हम D लिख देते हैं, DI लिख देते हैं, ठीक है। वो कितना बनेगा, देखो ये 12 और -3 -36, 2 और 18 -36, 1 और 27 -27, ये 0 अक्स मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। यहां से ये 17 प्लस का बना लेगा और ये प्लस का 12 बना लेगा। इन सब को ऐड करेंगे तो ये 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, 9 गुणा 3, तो 9 सब में से कॉमन आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 3, 8 और 3 11, 11 9 99, तो -99 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, +29, तो माइनस कितना रह गया, 70, -70 ये आ जाएगा। अब ये जो -70 आया है इसका हमें एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालना है। हमारा जो माना हुआ जो मीन था उससे हमें डेविएशन निकालना है एक्चुअल मीन का, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस -70 को कितने बराबर बराबर लोगों में बराबर बराबर बांटना होगा, तो वो हमें ये समेशन एफ बताएगा। तो इसका सम करते हैं, देखो 12 18 कितना बन गया, 30, ये 27 है, ये 3 इसको दे दे, 3 इसको दे दे, तो ये 20 और ये 30 50 और 30 80, 80 प्लस x, ये 80 प्लस x लोगों में बराबर बराबर बटेगा। हमारा एज्यूम्ड मीन क्या था, 35 माना था हमने, 35 प्लस ये -70 कितने लोगों में बराबर बराबर बटेगा, ये 80 प्लस x लोगों में बराबर बराबर बटेगा। हमारा देखो यहां से हमने h सबसे डिवाइड किया था 10, ना 10 से डिवाइड किया तो वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारी प्रोसेस किसके बराबर होती है, मीन के बराबर होती है। ये हमें मीन बता देता है, हमारा असली मीन। हमारा ये एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन से हमारा रियल मीन कितना डेविएट होगा ये बताएगा, और वास्तव में ये रियल मीन की वैल्यू दे देगा। अब अगर हमारे पास x की वैल्यू दी होती तो हम डायरेक्ट इसमें लेट सपोज x 5 होता तो 85 का डिवाइड करके हम मीन फाइंड कर लेते, लेकिन हमें मीन तो दिया हुआ ना, यहाँ पे मीन कितना दिया गया है, यहाँ पे 28 है ना, 28
ये 28 का बराबर हो जाएगा मीन के। अब इसको सोल्व करना है, बस इसको सोल्व करते ही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। दोबारा बताता हूं, अगर देखो यहां पर हमें x दिया होता ना, x दिया होता, लेट सपोज 5 होता x, तो हम क्या करते, 80 + 5, ये कितना बनता है, समेशन f कितना बन जाता, 85 बन जाता। तो ये डेविएशन को हमें 85 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे सबको 10 से डिवाइड किया था, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करके ये बराबर एक्चुअल वैल्यू दे देगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मीन बराबर रिप्रेजेंट करता है, तो मीन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसको सोल्व करते ही हमें x मिल जाएगा। तो ये 35 है, ये 28 है, तो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ये प्लस और माइनस, माइनस बनेगा, इस साइड में आएगा तो फिर ये प्लस का हो जाएगा, 700 बना लेगा। और इधर कितना है, नीचे 80 + x, 7 से 7 कट गया, ये 100 रह गया, इधर 1 रह गया, तो ये 180 + x से मल्टीप्लाई होगा। 80 + x बराबर कितना बनेगा, 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है इसका मिनिमम कैलकुलेशन का। अब हमने x माना, अगर x के अलावा ये जो x वाला जो पार्ट था इसी को हमने एज्यूम्ड मीन माना, इसको मानते तो हमें लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सोल्व करनी पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमें पहला दिया गया, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 72.5 है, चूंकि 84 के बजाय 48 की गलती लिखी गई थी, है ना। मतलब एक ये बता रहा है कि 84 तो सही था, 48 गलती से लिखा गया उसकी जगह, तो सही मीन बताना है। तो ये जो 72.5 है ना, ये गलत है ना। इसको हम 3 तरीके से करेंगे, देखो कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। पहले हम बेसिक से समझते हैं। बेसिक हमें बता रहा है कि ये 40 विद्यार्थी थे, उनका मीन था 72.5। ठीक है, तो हम क्या इसका सम निकाल सकते हैं, 72.5, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन आ जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 725 बनेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 700 + 25 लिखा जा सकता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2800 बनेगा, ये 100 बनेगा, 2900 बन गया, 2900, इसको हमने 2900 लिख दिया, ये बराबर है भाई, है ना, सॉरी 2900। अब क्या बताया, इन ऑब्जर्वेशन में 84 तो सही था, है ना, और 48 गलत था, तो गलत वाला घटा दे, गलत वाला हमने घटा दिया और जो सही वाला है वो ऐड कर दिया, ये सही हो गया हमारे पास। अब सम, इसको हमें बराबर बराबर बांटना है, कितने लोगों में, 40 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखो ये 84 और 48, इसमें कुछ ऑब्जर्व किया आपने कि इनकी डाटा को हमने इंटरचेंज कर दिया, ये जो डिजिट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनका डिफरेंस हम बहुत फास्ट निकाल सकते हैं कि इन दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 36। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2900 + 36 / 40, है ना। ये जो 2900 + 36 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 40, 36 / 40। तो ये आया कैसे था, 29/100, याद करो 72.5 को जब हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 2900 आ गया था। अब ये जो 40 है यहां से हटा के हम यहां लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72.5 आ जाएगा ना, 72.5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 36/4, तो ये 4 से कटेगा 9, तो ये 0.9 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 73.4। ये बेसिक मेथड है, ठीक है, ये याद रखना, ये पूरी कैलकुलेशन याद रखना। दूसरा तरीका, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या चलनी चाहिए इसके अंदर। देखो यहां पर हमें दिया गया है कि ये जो मीन दिया गया ना ये गलत है। ये गलत किस वजह से हुआ, ये जो गलत हुआ है 84 को 48 वजह लिखने की वजह से हुआ है। तो हमारा जो सही मीन आएगा वो ज्यादा आएगा ना, क्योंकि हमने वैल्यू को छोटा करके लिखा है, छोटा करके लिखा है, तो जो मीन आएगा वो बढ़ेगा, बढ़ा हुआ आएगा, बढ़ के आएगा, बढ़ा, ठीक है। और वो बढ़ेगा कितना, इस गलत मीन से बढ़ेगा कितना, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर हम बराबर बराबर बांट दें, इस डेविएशन को 40 लोगों में बराबर बराबर बांट दें, उतना बढ़ जाएगा वो। तो ये 72.5 प्लस ये कितना था, इन दोनों के बीच का 36, और ये 40 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो यही हमारा क्या जाएगा 72.5.9।
और अभी तक हमने क्या किया था, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में हम यहाँ पहुंचे थे और हमने इतना सा समझ लिया, ये जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसमें हमने पता लगा लिया कि ये गलत मीन है। गलत क्यों आया, क्योंकि हमने 84 को 48 लिख दिया था, है ना। तो ये इसको सही करने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 36 बढ़ाना पड़ेगा, इसका दोनों का डिफरेंस ही तो बढ़ाना पड़ेगा ना। और ये बढ़ाया हुआ है, ये डेविएशन है, ये अब सब में बढ़ेगा तो सब में बराबर बराबर बटेगा ना, तभी तो एवरेज आएगा। इस सब का, इस बढ़े हुए का एवरेज कितना है, 0.9 है, और गलत कितना था, 72.5 था। इन दोनों का सम क्या जाएगा, सही मीन आ जाएगा 73.4। इसको हम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम एक लाइन में कर सकते हैं। तीसरा तरीका देखो एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में हमें करना है कि हमें पता चल गया कि हमारा मीन बढ़ा हुआ आएगा। अब बढ़ेगा कितना, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 36 और ये 40। अब ये 40 में हमें भाग देके नहीं देखना कितना बढ़ेगा, हमें पता चल गया कि ये 36 जो है भाग देने वाली संख्या से छोटा है, तो जो मीन आएगा ना वो 1 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये भी हमें समझ में आएगा। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन देखो 71.3, हमें पता चल रहा है कि मीन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया, घटेगा तो है ही नहीं। 72.4 घटेगा नहीं। ये 77.5, यहाँ पे 5 बढ़ गया, लेकिन हमारा मीन तो केवल 1 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, एक से भी छोटा होगा ना हमेशा मीन बढ़ने वाला, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आउट हो गया। ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। केवल ऑब्जर्व करके हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया संख्याओं के एक समुच्चय का समानांतर माध्य 12 है, संख्याओं के दूसरे समुच्चय का माध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चय का संयुक्त माध्य 12.5 है तो दोनों सेटों की आवर्ती का अनुपात क्या होगा। तो देखो जब हम इस डेटा सेट को ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे पता चल रहा है कि इस सेट के अंदर, डाटा सेट के अंदर 12 समानांतर माध्य है, उनकी संख्या ज्यादा है। ये कैसे पता चला, इसको हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 थैले हैं, ये एक थैला है, इसमें 12-12 किलो के कुछ पत्थर है ना, और दूसरी तरफ एक छोटा थैला है या फिर दूसरा थैला उतनी बराबर है, इसमें कुछ 15-15 किलो के पत्थर है, और इनकी संख्या हमें नहीं पता। इन दोनों को हमने मिला दिया, मिला के एक थैले में मिला लिया, इस थैले को हमने तुला पे रखा, तो ये जो बैग था ना, जो तुला था, वो किस तरफ झुक गया, 12 किलो वाले की तरफ झुक गया, 12 किलो वाले थैले की तरफ ना। ये कब झुक सकता है, ये कब झुक सकता है, जब 12 किलो वाले थैले के अंदर जो पत्थर थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, तभी हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, देखो कि इसको हमने एक तुला पे रखा है, यहां पर 12 किलो के कुछ पत्थर रखे हैं, है ना, और ये जो तुला है इस तरफ झुक गया, वास्तव में इस तरफ आ गया। वेटेड एवरेज का हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये 12.5 इसके पास में ज्यादा आ गया। ये इसके पास में कब आ सकता है, कि इसकी संख्या ज्यादा होगा तभी तो आएगा ना, इसकी संख्या ज्यादा होगी, इसकी संख्या कम होगी 15 किलो वाले की तरफ। ठीक है, अब देखो इसको हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। नंबर लाइन पे समझेंगे तो कैसे, कि इनका मीन कितना है 12.5, मिला देने के बाद एक तरफ 12 kg है, एक तरफ 15 kg है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का कितना है, ये 0.5 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 2.5 है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:5 आ गया। अब इनकी संख्याओं का, ये है इनकी डिस्टेंस का रेशियो, इनकी संख्याओं का रेशियो इसका इनवर्स होगा, ये वाला इधर इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इधर इसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 5 है और ये 1 है, तो संख्याओं का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1। तो 12 किलो के 5 पत्थर रखेगा तो 15 किलो का 1 पत्थर रखेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर यहाँ पर 10 पत्थर रखेगा तो ये 2 रखने पड़ेंगे, 3 पत्थर रखे तो यहाँ पे 4 रखने पड़ेंगे, मतलब 10 मतलब 15, यहाँ पर 15 रखेगा तो ये 3 पत्थर रखने पड़ेंगे। ठीक है, 20 रखेगा तो उधर 4 रखने पड़ेंगे। समझ में आई। अब देखो इसको बेसिक से समझ लेते हैं। XY से हमने मान लिया कि समानांतर माध्य 12 वाले टोटल x ऑब्जर्वेशन थे, है ना, x ऑब्जर्वेशन थे, और समानांतर माध्य 15 वाले y ऑब्जर्वेशन थे। तो ही अगर इस समुच्चय का हम सम निकालना चाहे तो हम क्या निकाल सकते हैं, 12x निकाल सकते हैं, और दूसरे का कितना निकाल सकते हैं, 15y निकाल सकते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने हमारे पास, x + y टोटल हो गए ना, और इन सब का मीन कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे, बराबर सोल्व करेंगे तो ये 12x + 15y बराबर 12.5
5x प्लस 12.5y। ये वाला इधर जाएगा तो ये 0.5x बना लेगा और ये वाला इधर आ जाएगा तो ये 2.5 बना लेगा। x और y का रेशियो निकालेंगे तो 2.5 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5:1। x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन बी के अंदर दिया गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको नंबर लाइन पर ही सोल्व करना है हमेशा, कि हमें ये जो 12.5 दिया गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तो रेशियो निकालना है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर हमें वास्तव में वो संख्या पूछेगा, तब भी हम इस रेशियो की हेल्प से संख्याएं भी फाइंड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे। ये 12 है और ये 15 है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो है, यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो निकलेगा, इनकी संख्याओं का रेशियो यहाँ पर इसका इनवर्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ दे तो शेष संख्याओं का माध्य 22 हो जाता है। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं ये ज्ञात करना है हमें। तो इसको हम समझ सकते हैं, देखो किस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास कोई बॉक्स है, ये मैजिकल बॉक्स है 20 का, मतलब इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो 20 है, 20 बन जाती है, इसमें आते ही 20 बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैजिकल बॉक्स का एवरेज 20 है, सब के सब 20 बन गई, इसका मतलब ये एवरेज है ना इन सभी संख्याओं का 20। अब इसमें से क्या हुआ कि कुछ संख्याएं निकल गई, कुछ संख्याएं निकल गई, 8 संख्याएं यहां से निकल रही है, और वो सब के सब का मीन कितना बताया, 17 बताया। इसका मतलब हर एक संख्या 17 लेके गई है, ये भी 17 लेके गई, दूसरी भी 17, तीसरी भी 17, ये 4 17 है ना, ये 17 की कितनी होगी टोटल, 8 हो गई है ना। तो ये यहां पर जब थी, इस बॉक्स के अंदर थी, तब क्या थी, ये सब के सब 20 थी, सब के सब 20 थी है ना, मान लिया। अब बाहर निकली है तब 17 ले गई है, मतलब एक संख्या 3 छोड़ के गई है, 3 छोड़ के गई है, यहां पे 3 छोड़ के गई है। अब ये टोटल गई कितनी है, 8 गई है, मतलब हर एक संख्या 8 छोड़ के गई है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24। ये 24 है कहां पर, अब अभी तो इनमें इस बॉक्स के अंदर ही तो है, मतलब जो वास्तव में ये जो 24 है इन बची हुई संख्याओं के पास है ना, बची हुई संख्याएं 24 अपने पास रखे हुई है। इसका इस वजह से हुआ क्या, इस बॉक्स के अंदर क्या चेंज हुआ, इस बॉक्स के अंदर चेंज हुआ कि इसका एवरेज अब 22 बन गया, मतलब 2 बढ़ गया, पहले 20 था अब 2 बढ़ गया, तो इन संख्याओं का एवरेज 2 बढ़ गया। अब ये कैसे हो सकता है, कितनी संख्याएं होंगी, 24 को हमें हर एक को 2-2 देना है, तो कितनी संख्याएं चाहिए हमें, 2-2 बढ़ाना ना उन सबका, तो कितनी संख्याएं चाहिए हमें, 24 को हर एक संख्या को 2 बढ़ाना है, तो हमें 12 संख्याएं चाहिए होंगी ना, है ना। ऐसे समझो कि 15 था है ना, फिर उसको 17 बनाना है, 17 बनाना है तो एक संख्या का 2 बढ़ाया, फिर दूसरी थी उसका 15 को 17 बनाना है, तो ये 2 बढ़ गया, तो 2 संख्या हो गई। ऐसे ही ये टोटल कितना हो गया, 4 बढ़ गया। ऐसे ही +2 +2 +2 करके कितने सेट चाहिए होंगे, ऐसे हमारे 15 से 17 12 सेट चाहिए होंगे ना, तो 24 बढ़ाना है हमें टोटल, और हर एक के हिस्से में कितना आया है, 2 आया है, तो मतलब टोटल संख्या कितनी होगी, 12। 12 को हर एक के 12 संख्या थी, हर एक के हिस्से में 2 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, समझ में आएगी कैलकुलेशन। तो अब देखो यहां पर कितनी संख्याएं हैं, 12 है, और निकल गई कितनी, 8 निकल गई थी, अभी 12 बची हुई है, निकल गई 8, तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 12 + 8 थी ना, 12 + 8 मतलब 20 संख्याएं थी उसके अंदर, 20 संख्याएं ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। दूसरा तरीके से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। हमें बताया गया है कि इसमें संख्या, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर टोटल माध्य 20 है, तो हम मान लेते हैं कि अक्ष संख्याएं हैं, अक्ष संख्याएं हैं। 8 संख्याएं जो है वो 17 एवरेज की है, तो इन संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का सम हो जाएगा हमारे पास 17 × 8, 17 × कितना होता है 136, और टोटल सम कितना हमारे पास, अक्ष संख्याएं हैं और 20 उनका एवरेज है, तो 20 अक्ष इनका सम है, जिसमें से ये 8 संख्याएं निकल के चली गई, 8 संख्याएं निकल के चली गई, तो 136। अब बच कितनी गई संख्याएं,
संख्या कितनी बच गई, x माइनस 8 बच गई, और इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 22x 22 अंठी 176, ये बराबर कितना आ जाएगा 20x माइनस 136 के। तो ये वाला इधर चला जाए या फिर ये वाला इधर जाए, तो ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस का 176 बनेगा, तो ये कितना रह गया यहाँ से 40, ये वाला इधर जाएगा माइनस 20x बना लेगा, तो ये 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 मतलब 20। ये हमारे पास बेसिक से हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं इसको, तीसरा तरीका और समझना, देखो टोटल जैसे हमने नंबर लाइन पे सीखा था अभी अभी, इन सब का सम कितना है, सबका एवरेज कितना है 20 है, कुछ संख्याओं का 17 है और कुछ का 22 है, तो इनका डिफरेंस ये 3 है और ये 2 है। तो ये तो डिस्टेंस का रेशियो है, संख्याओं का रेशियो ये 2:3, इसका इनवर्स बनेगा। 17 एवरेज वाली संख्या कितनी थी 2 है, लेकिन वास्तव में तो ये 8 है, तो 2 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। सम कितना हो जाएगा टोटल, ये 8 और 12, टोटल संख्या हो जाएंगी 20, टोटल संख्या हो जाएंगी 20। मैंने बताया था ना इस रेशियो से हम संख्याएं भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हमें, यदि दिए गए फ्रैक्शन k 2k+1 2k+5 2k+9 का माध्य 30 है तो k का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखो टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, 1 2 3 और 4 ऑब्जर्वेशन है, सबका सम 30 है, एवरेज 30 है, तो सम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ से अब ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं, देखो 2k 4 6 और 7k और कुछ संख्याएं भी है, तो इनका 9 और 1 10 और 5 15 प्लस 15 ये 120 के बराबर है। तो 7k बराबर कितना बन गया 105, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, k की वैल्यू आ जाएगी 15, ये आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य, दिए गए आंकड़े हैं ये 2x 7 3 y 9 और 6 का, जहां पर x और y स्थिर है, स्थिरांक बताए गए हैं, का माध्य 6 बताया गया है ना, इन सब का माध्य 6 बताया गया। यदि x और y को क्रमशः 3x+1 और y+3 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है, माध्य 2 बढ़ जाता है। तो हम समझ ले यहाँ पे इनका सब का सम कितना हो जाएगा, 2 7 9 9 और 3 9 और 9 18, 9 और 9 18 हो रहा है, 18 और 9 27 हो जाएगा, 27 + x + y, 27 + x + y, ये सम आ गया इन सब का। और ये सम है कितने के बराबर, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और सबका एवरेज बताया गया है 6, तो ये हो जाएगा 42, 7 × 6 42। यहाँ से x + y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम, x + y कितना बन जाएगा 42 - 27, तो 3 और 2 5 और 10 15, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या बताया, ये तो हमारा इक्वेशन 1 बन गया। फिर क्या बोल रहा है कि x जो है हमारा, यहाँ पे जो x था इसको 3x+1 से रिप्लेस कर दो और y को y+3 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, कर देते हैं, तो जो नंबर थे उनका सम तो बराबर ही बना रहेगा ना, अभी भी नंबर्स का सम तो 27 ही बना हुआ है। x की जगह 3x+1 रखना है हमें और y की जगह y+3 रखना है। अभी टोटल नंबर भी उतने ही सेम ही बने हुए हैं, 7 ही थे, लेकिन एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई, एवरेज में 2 की वृद्धि होगी, तो अब हो कितना गया, 6 था, 2 की वृद्धि हो गई तो 8 गुना संख्या है 7, तो 56 इनका सम बन गया। तो इस कंडीशन में ये कितना बन गया 56, यहां से 27 30 हो गया, ये 31 हो गया, 31 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का बनेगा, ये 5 और ये 2 25, ये 3x + y बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन, मतलब जो अलजेब्रा का पिछला वीडियो था उसमें हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करते हैं, वही हम प्रोसेस यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे तो 15 - x आ जाएगी, 15 - x यहां पे रख दो y की वैल्यू, तो ये कितना बनेगा, यहां से हम लिख सकते हैं 3x + y की वैल्यू 15 - x बराबर है 25 के, तो ये बनेगा 2x, और 25 - 15 करेंगे तो कितना बनेगा 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और हमें क्या पूछा था, x का मान ही पूछा था, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मीडियन। अब मीडियन के बारे में हमने क्या सीखा था, मीडियन होता है सर मिडिल मोस्ट वैल्यू,
मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब ध्यान से समझो, हमारे पास कोई डाटा सेट है 1, 2, 5, 11 और 17 ये है, तो इनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज है, बढ़ते हुए क्रम में सारे के सारे। 2 हमने इधर छोड़ दिया, 2 हमने इधर छोड़ दिया, तो ये जो बचा हुआ है ये मिडिल मोस्ट वैल्यू ना, इधर से भी 3 नंबर पे है, इधर से भी 3 नंबर पे है। तो ये क्या है, ये विषम संख्या में ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास कितने हैं, 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। तो विषम संख्या में जब ऑब्जर्वेशन दिए होंगे हम, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, आधे इधर छोड़ दिए, इधर छोड़ दिए, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला हम देखेंगे, है ना। तो अब देखो, इसको फॉर्मूले में लिखते हैं। हमारे पास अगर विषम आंकड़े हो, विषम संख्या में आंकड़े हो, मतलब n बराबर क्या हो जाए, ओड नंबर, विषम। n क्या है, दिए गए आंकड़ों की संख्या है ना। तो हम क्या बोलेंगे, n+1/2 वा पद हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा अवर्गीकृत डाटा का, अवर्गीकृत डाटा का n+1/2 वा पद। जैसे यहां पर दिया गया था 1, 2, 5, 11 और 17, यही था, है ना। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 थे, तो n की वैल्यू 5 हो गई। तो 5 + 1/2 वा पद, है ना। तो कितना आ जाएगा, 6/2, तीसरा पद ना, थर्ड टर्म जो होगा, 3वां पद क्या आ जाएगा, हमारी मीडियन। तो 3वां पद निकाल सकते हैं, 1, 2, 3, ये 3वां पद है, थर्ड टर्म है ना, तो ये हमारी मीडियन है, यही हमने निकाला था। अगर यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो बढ़ जाए, यहां पर एक टर्म और आ जाए, लेट्स सपोज 19 आ जाएगी, उस कंडीशन में हमारी मीडियन क्या बनेगी, उसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो 3 इधर हमने छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, तो अब तो कोई पद बचा ही नहीं, अब कोई पद बचा नहीं। तो अब हमें मीडियन क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो ये दोनों पद जो दिए गए हैं ना, इनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो ये दोनों पद की मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होती है, इनका एवरेज होगा, इनका एवरेज निकाल लेंगे। 5 + 11/2, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 इसकी मीडियन बन जाएगी। तो हमने किया क्या कि यहां पर हमारे पास n कितना था, 6 था, 6 किया था, तो 6/2 वापस लिया हमने, और 6/2 + 1 मतलब इससे नेक्स्ट पद लिया हमने, वापस लिया हमने, और इसमें एवरेज निकाल दिया हमने, मतलब इसका 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में लिखते हैं। फॉर्मूले में लिखेंगे, देखो, जब हमारे पास n क्या आ जाए, जब हमारे पास पदों की संख्या सम संख्या में पद हो, हमारे पास सम संख्या में पद हो, n बराबर क्या आ जाए, सम, तब क्या करेंगे, n/2 वापस लेंगे, इससे नेक्स्ट टर्म लेंगे, n/2 + 1 वापस लिया हमने, और इन सब का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। तो ये हमारी मीडियन आ जाएगी, है ना। आधे किए हमने, पहले हमने आधे पद किए, और आधवा पद मतलब आधे पद करने के बाद उसका नेक्स्ट पद लिया और उन दोनों का मीन निकाल दिया। जैसे हमने किया था ना, यहीं पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7 और 11 ना, तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, तो इन दोनों के बीच ये जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, इन दोनों का एवरेज हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अब देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, टोटल पद कितने हैं, 6 है, तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, एवरेज। तो थर्ड टर्म ये रही, है ना, 1, 2 थर्ड, और ये फोर्थ, इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारी मीडियन हो जाएगी। इस तरीके से हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो ये आप याद कर लेना, है ना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, इन सब की, ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं, इनकी माध्यिका निकालनी है। माध्यिका टोटल ऑब्जर्वेशंस है कितने देख लेते हैं पहले। माध्यिका निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। पहले हम हमेशा बढ़ते क्रम में अरेंज कर देंगे। तो 4 हमें 2 दिख रहे हैं,
ये 4 और ये 4, फिर 4 के बाद 5 नहीं है, 6 7 और 8 2 बार है, 9 एक बार है, 6 7 8 8 9 9 एक बार है, 10 नहीं है, 11 12 और 14, 11 12 और 14, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए देखो, 3 3 6 3 9 और 1 10, हमारे पास 10 हैं और इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसके पास भी 10 है, मतलब हमने सारे ऑब्जर्वेशन लिख लिए। अब टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का एवरेज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, तो मीडियन कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने जैसे किया कि हमें पता चल गया 10 ऑब्जर्वेशन है तो हमने 5 इधर छोड़ दिए, बाकी बचे हुए इधर रह गए, बाकी बचे हुए सारे के सारे आ जाएंगे ना, क्योंकि हमने आधे ले लिए इधर, हमने आधे तो ले लिए, बाकी बचे हुए आधे इधर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आधे आधे छोड़े हमने, ये जो दोनों पद है इसकी मीन आ जाएगी, इसका मीन आ जाएगा हमारी मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, पहले से व्यवस्थित है ये, और इनकी माध्यिका बताई गई है 2.5, तो अक्स का मान हमें फाइंड करना है, अक्स का मान। तो देखो यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो 6 एक तरफ छोड़ दो, दूसरी तरफ 6 रह जाएंगे, तो 3 और 3 6 इधर और ये 6 बाकी इधर रह गए, है ना। तो अब ये जो दोनों पद है इनका मीन जो है वही मीडियन है, तो 2 प्लस एक्स बाई 2 बराबर कितना है, 2.5, तो ये 5 बनेगा, 5 में से 2 घटेगा तो ये 3 रह जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, है ना। एक तो ये हो गया पूरा। दूसरा ध्यान से समझो कि 2 प्लस एक्स का मीन 3 है, तो वो किस कंडीशन में हो सकता है, ये जो x की वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी 2 और x का मीन क्या है, 2.5 है, इसका मतलब ये कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 3 हो, तभी तो इनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी ना, 2.5, 2 और 3 की मिडिल मोस्ट वैल्यू है ना, तो ये 3 होगा तभी तो 2.5 आ सकता है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में हमें दिया गया है निम्नलिखित पद की माध्यिका 32 12 23 17 28 25 43 निर्धारित किया गया था ना, बाद में यह पाया गया कि 17 को 29 के बजाय गलती से लिखा गया है। अब परिवर्तनशील माध्यिका क्या होगी, तो पहले हमें माध्यिका फाइंड करते हैं, इसकी माध्यिका फाइंड करेंगे तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 12 के बाद है 17 के बाद आएगा 23 के बाद 25 के बाद 28 के बाद 32 और 32 के बाद 43, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7 और 3 और ये 4 7, मतलब हमने सारे लिख लिए। तो इनकी मीडियन क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, ये मीन आ जाएगा, तो इसको हम मीडियन आ जाएगी, इसको मीडियन को हम m1 25 लिख देते हैं। ठीक है, 25 लिख दिया, लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये जो ऑब्जर्वेशन था ना 17, ये तो गलत था, ये सही क्या था, 29 था, तो इस 29 को हमें इस के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, 12 17 तो गलत था, 17 तो हटा दिया हमने, 22 के बाद 12 के बाद 23 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, अब आएगा 29 और फिर 32 और ये 43। अब इनकी मीडियन निकालेंगे तो 3 इधर और ये बचा हुआ पार्ट इनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस डाटा सेट की माध्यिका निकालनी है। तो पहले हमें ये जो डाटा सेट दिया गया है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, और ये जो दिए गए हैं इनकी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम फ्रीक्वेंसी को पहले समझ चुके हैं, एक बार दोबारा समझेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हमें कौन सा मिला है, देखो यहाँ पे 20 29 28 33 42 38 43 25, तो इसको अरेंज करेंगे। तो पहले सबसे छोटा है 20 की फ्रीक्वेंसी है 6 फ्रीक्वेंसी, फिर 20 के बाद है 25 से छोटा कोई नहीं है, 25 की फ्रीक्वेंसी है 20, 25 के बाद है 28 की फ्रीक्वेंसी है 24, फिर है 29 की फ्रीक्वेंसी है 28, 29 के बाद है 33 की फ्रीक्वेंसी है 15, 33 के बाद
38 की फ्रीक्वेंसी है 4, फिर है 42 की फ्रीक्वेंसी है 2 और 43 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आ गए। ठीक है, अब देखो ये डेटा सेट को मैं फिर से, ये तो क्या बनाया गया है, इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख दिया गया। अगर मैं इसको वर्गीकृत करूं तो इसका मतलब क्या है कि 20 की फ्रीक्वेंसी है 6, ये है एफ, ये है एक्स। 20 की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका मतलब 20 6 बार लिखा गया ऐसे। ठीक है, फिर आगे 25 20 बार लिखा गया। 25 जो है वो 20 बार लिखा जाएगा, ऐसे ही 20 बार लिखा जाएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा, 28 जो है वो 24 बार आ जाएगा। 28 जो है वो 24 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 टाइम्स। फिर आगे क्या आ जाएगा, 29 28 टाइम्स आ जाएगा। 29 जो है वो 28 टाइम्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ये जो चीज है ये क्या बता रही है, ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब हमें मीडियन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले डाटा सेट को अरेंज कर दिया हमने, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में हमने अरेंज कर दिया। फिर क्या निकालते हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो हमें मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का ऐड करना होगा ना हमें। इस फ्रीक्वेंसी के ऐड को हम क्या बोल देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ बोल देते हैं। तो ये कितना बनेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर ये और ये दोनों का सम यहाँ पर 26 लिखा जाएगा। 26 और 24 ये 50 लिखा जाएगा। 50 और 28 78 लिखा जाएगा। ये 78 और 15 93, 4 97, 2 99 और 1 100। ये टोटल आ जाएगा 100। अब ये जो एन बनेगा, ये जो लास्ट टर्म बनेगा, ये बराबर होना चाहिए इस समेशन एफ के। समेशन एफ क्या बनेगा, इस सब के सम के बराबर। तो जो हमने निकाल लिया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया होगा। सॉरी, एक बार इसको रख लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये CF हो गया। अब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले क्या करते हैं, CF निकालने के बाद इन फ्रीक्वेंसी का सम कर देने के बाद क्या करते हैं, n/2 निकालेंगे। n/2 ये कितना बन जाएगा, 50। मतलब हमारा जो 50वां टर्म होगा ना, 50वां टर्म यहाँ पर इवन नंबर में दिया गया है, तो एक तो 50वां टर्म और उससे नेक्स्ट टर्म होगा, वही हमारी क्या होगी, उन दोनों का मीन। उन दोनों का मीन क्या बनेगा, हमारी मीडियन बन जाएगी। तो 50वां टर्म देखो यहाँ पे कौन सा है, 50 देखो CF कहां पर बनी है, ये 50 यहाँ पे। तो मतलब 50वां पद कौन सा है, 28 है। 28 जो है वो 50वें नंबर पर है। यहाँ पे देखो 24 बार लिख देने के बाद यहाँ पर ये 28 आएगा। ये 50वां पद है। तो इससे 50वें पद से अगला पद कौन सा है, 29। तो ये जो है 28 और 29, इन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। इन दोनों का मीन कितना हो जाएगा, 28.5। बात समझ में आई होगी। दोबारा समझाता हूं कि 50 है, हमारे मीडियन कैसे निकालते हैं, जितने भी पद हैं उसमें से आधे एक तरफ छोड़ दिए, आधे एक तरफ छोड़ दिए, है ना। तो 50वां पद, ये जो CF है, ये हमें 50 बता रहा है कि 50वें नंबर पर 28 है। तो देखो ये एक तरफ आ गए और आगे के पद जो है वो एक तरफ, ये आधे हो गए, ये आधे हो गए। अब हम क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए, ये 50वां और 51वां का मीन ही तो निकालते हैं मीडियन निकालने के लिए। वो कितना आ जाएगा, 28.5। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया वर्गीकृत डाटा का मीडियन निकालना। वर्गीकृत डाटा का मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा आपको। हम निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। देखो ये जो डाटा सेट दिया गया है, या तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस दिया होगा या फिर कंटिन्यूस नहीं दिया होगा, तो हमें कंटिन्यूस बनाना होगा। यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं दिया गया, यहाँ पर देखो एक का डिफरेंस आ गया। यहाँ डिफरेंस क्या आना चाहिए, वर्ग अंतरालों के बीच अपर लिमिट और नेक्स्ट वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो इसको हमें क्या बनाना होगा, कंटिन्यूस बनाना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9.5 से 14.5 तक, फिर 14.5 से 19.5 तक, 19.5 से 24.5 तक, फिर नेक्स्ट आएगा 24.5 से 29.5 तक। ये आ जाएगा हमारे पास 29.5 से 34.5 तक। ये आ जाएगा 34.5 से 39.5 तक। ये तो आ गया हमारा अक्स। अब हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी 5, 10, 15, 20, 10 और 5। इसके बाद हमें CF निकालना होगा। ये तो हमें दिया गया है, CF निकालेंगे। CF क्या होगा, हमने सीख लिया, ये 5, 5 और 10 15,
15 15 30, 30 20 50, 60 और ये 65, ये आ जाएगा CF का सम। ये बनेगा लास्ट जो टर्म होगा वही हमारा n बनेगा, या फिर हम समेशन f को n बोल देते हैं। समेशन f जो होता है वो n बन जाता है। सबसे पहले क्या निकालना होगा, n/2 निकालना होगा, n/2 निकालेंगे। n/2 कितना बनेगा, 65/2, 65/2 मतलब 32.5 आ गया, ये 32.5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि 32.5 से बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ग अंतराल देखना है हमें, तो वो कौन सा है, वो ये हमें यहां पर दिया गया, देखो ये 50 वाला, ये हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा, मीडियन क्लास। तो इसकी जो L है, अब देखो इसका फॉर्मूले में सीखते हैं, इसकी जो लोअर लिमिट कितनी है, 24.5 है। तो इसका फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला ध्यान से समझना, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्गीकृत डाटा के लिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखो इन टर्म्स का मतलब समझते हैं, n/2 हमने निकाल लिया, समेशन f का हाफ, या फिर ये जो लास्ट टर्म है इसका हाफ। CF क्या है, CF जो हमने यहाँ पे जो CF ली थी ना, इससे ऊपर वाली CF, ये वाली CF, ये 30 की वैल्यू जो है यहाँ पे CF में आएगी। F क्या है, जो हमारी मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास, उसी की फ्रीक्वेंसी F है। और H क्या है, इन वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया इसकी हाइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये H है। तो इसके अंदर वैल्यू रखते ही हमारी मीडियन आ जाएगी, है ना। तो इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। लोअर लिमिट हमने, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट है 24.5, ये 24.5 प्लस n/2 हमने निकाला था 32.5, ये आ जाएगा 32.5 माइनस CF करना है हमें, उससे ऊपर वाला, ये जो CF है ये 30 है, अपॉन F करना है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 आ जाएगी, और इसकी हाइट कितनी है, ये 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 ही तो है, 9.5 और 14.5 के बीच का डिफरेंस 5 है। इसको सोल्व करना है, तो ये 2.5 बन गया, इसको 24.5 प्लस ये 2.5 बनेगा, है ना। 2.5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 25 गुना 5 भी लिख सकते हैं ना, ये डेसिमल हटा के 25 गुना 5 कितना बन गया, 125, 125/200, 125/200। इसको सोल्व करेंगे, तो अब देखो इसको 25 से काट सकते हैं, या फिर इसको भी 2 से काट सकते हैं, तो कितना बन गया 62.5, है ना। 100 का भाग लगेगा तो 0.625 आ जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको 25 से काट दें हम, तो ये बनेगा 5/8, इसको हम 5/8 से डिवाइड करने के बजाय इसको 125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 625, और 125 गुना 8 बनता है 1000, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 625, 1000 का भाग दिया तो 3 अंकों के बाद डेसिमल लग गया 0.625। दोनों तरीके से अपनी मर्जी है, कैसे भी करें। ये बन गया 0.625, इन दोनों को ऐड करना है, तो 0.625 इसमें ऐड ही कर देते हैं यहीं पर, 0.625, तो ये बनेगा 25, ये 6 और 5 11, ये तो 0 ना आगे, 11 कैरी 1, और ये 24 और 1 25, 25.125, 25.13 ऑप्शन डी के अंदर दिया गया ना। इस तरीके से हम वर्गीकृत डाटा की मीडियन निकालते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप मीडियन नहीं निकाल सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले याद ही करने होंगे। इसी तरीके से मोड का भी एक फॉर्मूला है, वर्गीकृत डाटा का मोड निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हमें, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर लेस देन 140 सेंटीमीटर के 4 गर्ल्स है, लेस देन 145 सेंटीमीटर की 11 गर्ल्स है। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए ना, ये ध्यान से समझना, ये दिए क्या गया है हमें, है ना। देखो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से 140 तक के, या फिर 135 से 140 तक के, 135 से 140 तक भी बोल सकते हैं, 0 से 140 तक भी बोल सकते हैं, है ना, हमारी मर्जी। यहाँ पर देखो 5-5 का अंतर है, तो 135 से 140 ले लेते हैं। तो 135 से 140 तक 4 बच्चे हैं, 4 लड़कियां बताएगी, है ना। 140 से 145 तक कितनी है, 140 से 145 तक, 140 से 145 तक कितनी है, ये बताओ। क्या 11 है, नहीं, 145 तक टोटल 11 है, उसमें 140 की जो 4 लड़कियां है ना वो भी काउंट है, तो केवल 140 से 145 तक तो इन दोनों का डिफरेंस ही बचाना, 11 में से 4 घटा दो, बाकी बची हुई लड़कियां ही इसके बीच में है। ठीक है, अब देखो 145 से 150 तक कितनी है, 145 से 150 तक कितनी लड़कियां है, देखो
यहाँ पे 29 टोटल 150 तक, 150 सेंटीमीटर की टोटल 29 लड़कियां हैं, जिसमें से ये 11 है तो 145 तक की है, 145 तक की। इसका मतलब ये जो 11 लड़कियां इसमें से घटा देंगे वही तो आएगी ना इस वर्ग अंतराल के अंदर। अब ये 11 ही क्यों घटाना, 4 क्यों नहीं घटाना, क्योंकि 4 हम पहले से घटा चुके, 4 जो है इसमें काउंट है पहले से, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 18 आ गया, है ना। फिर 150 से 155 तक हम देखें तो कितनी लड़कियां हैं, ये इन दोनों के 40 और 29 का 11 है, 11 लड़कियां हैं यहाँ पे, ठीक है। और 155 से 160 तक, 155 से 160 तक टोटल कितनी हो जाएंगी, ये 6 लड़कियां हो जाएंगी, ये 6 लड़कियां होगी। और 160 से 165 तक, 160 से 165 तक टोटल कितनी लड़कियां हो जाएंगी, ये 4 लड़कियां हो जाएंगी। तो ये है हमारा एफ, और ये जो हमें दिया गया था ये सी एफ दिया गया था, यहाँ पे ये सी एफ था, ठीक है। अब देखो चेक कर लो भले आप, इसमें 4 7 और 4 11, 11 18 29, 29 11 40, 40 और 6 46, और 46 बट्टा 46 प्लस 4 50, तो ये सी एफ हो गया ना। अब देखो सेम हो गया ना क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसकी मीडियन निकालनी है, तो फॉर्मूले में रखो और मीडियन निकाल लो। क्या बनेगा, इसकी n/2, n/2 50 बट्टा 2 25, तो 25 या 25 से बड़ा मीडियन ग्रुप तो ये आ जाएगा, है ना। सी एफ ये हो गया, एफ ये हो गया, और एच है इसका 5 है। फॉर्मूले में रखेंगे और निकालेंगे, ये है आपका एच डब्ल्यू। होमवर्क है, आप निकाल के जरूर देखेंगे एक बार ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुलक। बहुलक कैसे करते हैं, बहुलक हमने क्या सीखा, बहुलक जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है वही बहुलक होता है ना। अब इसमें अवर्गीकृत डाटा और वर्गीकृत डाटा, वर्गीकृत डाटा करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया गया है हमें, आंकड़ों 10 छात्र बताए गए हैं, आंकड़ों का बहुलक फाइंड करना है, तो बहुलक मोस्ट फ्रीक्वेंट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 जो है, 18 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है। 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 है। अब 3 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है क्या किसी की, देखो 13 यहाँ पर कितनी बार है, 13 2 बार है, 14 भी 2 बार है, और 15 एक बार है, 11 एक बार है, और 17 भी एक बार है, ठीक है। तो 3 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसी की भी नहीं है, इसका मतलब जो 18 है वही बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट में हमें यह आ गया, वर्गीकृत डाटा का बहुलक कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला सीखेंगे, 1 से 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 7 तक, 7 से 9 तक, और 9 से 11 तक। ये तो है हमारा x, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है मेरी 7 9 2 1 और 1, है ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मॉडल क्लास निकालना होगा, बहुलक का अंतराल निकालना होगा, तो वो कितना बनेगा, मॉडल क्लास हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हमारा मॉडल क्लास बनेगा, 9 है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल हमने देख ली, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू h, है ना। अब ये f1 f0 क्या है, f1 f0, तो f1 तो बनेगा हमारा, ये जो मॉडल क्लास है ना इसकी फ्रीक्वेंसी ही f1 बनती है, ये f1 है। इससे ऊपर वाली को f0 बोलते हैं, इससे नीचे वाली को f2 बोलते हैं, अब निकाल लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है, 3 है, प्लस f1 माइनस f0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, अपॉन ये कितना f1 माइनस f0। अब देखो आप अगर बुक्स में देखोगे तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, 2f1 माइनस f0 माइनस f2। तो हमने यहाँ पर f1 माइनस f0 एक बार फाइंड कर लिया, तो उसी कैलकुलेशन को दोबारा यूज करने के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। कितना बनेगा, f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2, तो f1 माइनस f0 ये 2 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस मॉडल क्लास की हाइट कितनी है, 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही है ना, तो ये बनेगा 4/9, 3 प्लस 4/9, 1/9 कितना बनता है, 1/9 बनता है सर 0.1111, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4444, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, सेम ही क्वेश्चन है, इस बार
जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास बनेगा ये वाला बन जाएगा, ये F0, ये F1 और ये है F2। हाइट कितनी है 10 है। तो ये आपका है होमवर्क, ये आप एक बार करके देखोगे, करके देखना जरूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंपीरिकल रिलेशन के, अनुभव जन्य फॉर्मूला जो होता है वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अब ये होता क्या है ना, ये होता क्या है तो इसको हम समझते हैं कि थ्री मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड, ये होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इसको हम कितने भी तरीके से हमारी मर्जी से अलग अलग अरेंज कर सकते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करके देखते हैं ताकि हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो हमने लिखा 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड लिख दिया। ये जो मीन है मैं इधर ले आऊं तब कोई दिक्कत, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड लिख सकते हैं ना ऐसा। ये जो मीडियन है यहां से 3 मीडियन है तो मैं 1 मीडियन कम करके इधर घटा दूं तो ये 2 मीडियन बन जाएगी। 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड माइनस मीडियन, 1 मीडियन घटा दी हमने, ठीक है। ये 2 में बाहर निकाल लूं, 2 में बाहर निकाल लूं तो कितना बन जाएगा, मीडियन माइनस मीन बराबर ये मोड माइनस मीडियन, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो लिख लेते हैं हम, मीडियन माइनस मीन का और मोड माइनस मीडियन का रेशियो लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 1:2। तो ये हमने फॉर्मूले से निकाला है ना, तो ये हमेशा ट्रू होना चाहिए ना, ये हमेशा ट्रू होगा। अब देखो मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने कहां से पढ़ना शुरू किया था, मीडियन, मीन से, ये मीन आ जाएगा। मीन के बाद हमने क्या पढ़ा था, मीडियन, ये मीडियन आ जाएगा। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, मोड पढ़ा है, मोड। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस का रेशियो, ये जो डिस्टेंस है इसका रेशियो क्या बनेगा, हमेशा 1/2। यही तो हमने लिखा था। मीडियन में से मीन जब हमने घटाया, मीडियन में से जब हमने मीन घटाया तो वो कितना बना है, 1 बना है। और मोड में से जब हमने मीडियन घटाया तो वो 2 बना है। तो जब मीडियन में से मीन घटाएंगे तो वो 1 है, मोड में से मीडियन घटाएंगे तो वो 2 है। तो ये डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1:2 बनेगा। अब ये इसी फॉर्मेट में याद रखना है। अब देखो ये सबसे छोटा क्या हो सकता है, मीन हो सकता है, मीडियन उससे बड़ा होगा, मोड उससे बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि मीन सबसे छोटा बन जाए, मीन सबसे बड़ा बन जाए, फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। तो या तो ये बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे या फिर इस तरफ चलेंगे, या तो ये सबसे छोटा बनेगा या सबसे बड़ा बनेगा, एक ही तरफ में चलेंगे, एक फ्लो में चलेंगे। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या फिर ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये इसी फॉर्मेट में याद रखना है हमेशा। ये कैलकुलेशन को हमारी खत्म कर देगा बिल्कुल। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, ये हमारी कैलकुलेशन को, ये जो फॉर्मेट है खत्म ही कर देगा। ये आप भले ही फॉर्मूले में रख के देख लेना। अब हमें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, हमें माध्य बराबर 3 मीडियन माइनस बहुलक अपॉन पी। तो पी का मान बताना है हमें। देखो यहां पर ये क्या है, माध्य 2 मीन, तो ये मोड में इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 मीडियन माइनस मोड बराबर 2 मीन लिख सकता हूं ना, लेकिन यहां तो मीन एक ही है तो मीन को 1 रखना है हमें, तो ये 2 से भाग चला जाएगा। ये 3 मीडियन माइनस मोड बटा 2 बराबर मीन आ गया। तो ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूले में आ गया ना इसके, 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन पी। ये पी है वास्तव में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, पी है। तो पी की वैल्यू क्या है, ये 2 है ना। ऑप्शन पी की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन सी के अंदर दी गई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है हमें एक बंटन का माध्य 8.73 है और इसकी माध्य का 11 बताया गया, बहुलक हमें निकालना है। तो देखो हमारे फॉर्मूले के अंदर ये माध्य 8.73, यहाँ पर हम मीडियन लिखते हैं जो हमें
दी गई है 11 और यहाँ पर हम बहुलक लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस का रेशियो तो 1:2 बनता है। एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ से देखें तो कितनी बनेगी, ये 27 तो ये 9 और ये 2 11 हो गया। एक की वैल्यू 2.27 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.54 हो जाएगी ना, 4.54। अब देखो ये 11 इससे बड़ा तो ये वाला बहुलक जो होगा इस मीडियन से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 4.54। तो 11 में जब हम 4.54 ऐड कर देंगे 4.54 तो ये 15.54 हमारा बहुलक बता देगा, 15.54। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है कुछ आंकड़ों का बहुलक 24.6 है, माध्य 20.1 है, अनुभाविक सूत्र का उपयोग करके हुए इसकी माध्यिका बतानी है हमें, है ना। इस बार क्या बतानी है, माध्यिका। तो बहुलक है 24.6 और माध्य है 20.1, हमें ये बताना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस का रेशियो कितना बनता है, 1:2 बनता है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर, 3 हो गई। हमें 3 को ही डिवाइड करना है 1:2 के अंदर। तो ये डिफरेंस हो कितना गया वास्तव में, इसमें से 20.1 घटाएंगे, 20.1 घटाएंगे तो ये 5 और ये 4.5 हो गया। तो 3 के बराबर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, आंकड़े के अंदर कितना है, 4.5 है। 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1.5। तो जो मीडियन होगी ना 20.1 से 1.5 ज्यादा होगी, 20.1 से क्या हो जाएगी, 1.5 ज्यादा हो जाएगी, तो 21.6 बन जाएगी, 21.6 ऑप्शन डी के अंदर दी गई। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, इसकी रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जो बहुलक है वो सबसे बड़ा है ना, तो मीडियन इससे कितनी कम हो जाएगी, 24.6 से 3 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 21.6। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी रेस्पेक्ट में ही याद करना है, क्योंकि जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो हमें 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 की वैल्यू आसानी से फाइंड की जा सकती है, इसके अंदर 3 का भाग देके 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब इसकी रेस्पेक्ट में देखेंगे ना हम तो हमें 2 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, मतलब एक स्टेप और बढ़ाना है, तो वो हम नहीं करेंगे, हम केवल इसकी रेस्पेक्ट में ये वाला पार्ट ही कंसीडर करेंगे हमेशा। नेक्स्ट में हमें दिया गया है एक आंकड़े का माध्य 65 है, बहुलक 23 है। देखो इस बार माध्य सबसे बड़ा आ गया, मैंने बताया था ना, या तो हमारे पास माध्य सबसे बड़ा बनेगा या सबसे छोटा बनेगा। इस बार माध्यिका निकालिए, तो ये डिफरेंस है कितना, ये डिफरेंस हम देखेंगे 65 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 42 कितने में बटेगा, 3 में बटेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो माध्यिका जो होगी 65 से 14 कम होगी, या तो ये घटते क्रम में चलेगा ना हमेशा, ये इस तरफ कम होता जा रहा है। तो 65 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। ये आपको एक बार जरूर देखना है, एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार नोट्स बना ले हैं, देख लिया, नोट्स बना लिया और फिर बाद में इसको 2x पे देख लेना है। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है हमारे पास। इसके अंदर आपको याद रखना है एक तो मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है, कौन से का, ग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आप वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर सकते। दूसरा मोड का फॉर्मूला आपको याद करना है ना। तीसरा इंपीरिकल फॉर्मूले का ये फॉर्मेट, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को खत्म कर देगा। बाकी इसकी जो बेसिक मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।